Good evening, Sampark, and good evening, all members. CMA Renu Kulkarni here. CMA stands for Cost and Management Accountant, जो एक प्रोफेशनल कोर्स है सीए और कंपनी सेक्रेटरी और चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बराबर है, और मैंने वो किया है। हम लोग करते क्या है, हम लोग इंडस्ट्री में या सर्विस होल्डर्स को भी कॉस्ट कम करने में तो हेल्प करते ही है, बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग यानी प्रॉफिट बढ़ाने का काम, प्रोडक्ट मिक्स कैसे उनके होने चाहिए, ये सारे काम भी करते हैं। तो बेसिकली आई एम अ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, और आज मैं आप सब लोगों को मेरी एक छोटी सी कहानी शेयर करने वाली हूँ कि सीएमए से रेणु रसोई में कहाँ आ गई। क्योंकि सब लोग मुझे पूछते हैं कि तुम्हारा प्रोफेशन इतना अलग है, आप इंडस्ट्री में काम कर चुकी हो और अचानक ये रेणु रसोई कहाँ से शुरू कर दिया है। तो एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। बचपन से मेरा सपना था कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूंगी। बचपन से मतलब ऑलमोस्ट 4 या 5 साल की उम्र में मैंने डिक्लेयर कर दिया था कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूंगी। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूंगी वो क्या होता है मुझे कुछ नहीं पता था, बहुत कुछ जानकारी तो नहीं थी, लेकिन मेरे नाना जी चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और मैं उनका बहुत ग्लैमर, और उस वक्त तो बहुत ज़्यादा होता था। ही वॉज वन ऑफ द फ्यू 8 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फ्रॉम विदर्भ। तो मैं उनका वो सारा जो देखती थी तो मुझे लगता था कि मुझे भी इनके जैसा ही बनना है, एंड आई डिसाइडेड दैट आई विल गो एंड बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट जस्ट लाइक ही। सो नेचुरली 10th के बाद मैंने कॉमर्स ज्वाइन किया। कॉमर्स की पढ़ाई करते करते एक सब्जेक्ट पढ़ने में आ गया, कॉस्ट अकाउंटिंग, जो मुझे बेहद पसंद आया। बहुत अच्छा सब्जेक्ट था, मेरा उसमें स्कोर भी अच्छा था। और वो कोर्स इसलिए भी मुझे पसंद आया क्योंकि वो कोर्स के लिए जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी को आर्टिकलशिप कंपलसरी होती है 3 साल की, वैसी नहीं थी। आपको क्या करना था, तो आप इवनिंग में नागपुर में एक चैप्टर है वहां ज्वाइन करके पढ़ाई करनी थी। ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम होती है, एंड अर्न एंड लर्न मेरा जो सपना था वो पॉसिबल होने दिख रहा था। और मुझे कॉस्टिंग ज्यादा बहुत पसंद आया था। तो एंड ऑल द 3 कोर्सेस आर इक्वल, सीए, सीएमए एंड सीएस। सो आई डिसाइडेड टू वेंट फॉर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी। बाय द टाइम मेरा बीकॉम में फाइनल में मैं आ गई, मेरा स्टेट बैंक के लिए इंटरव्यू हो गया था। ऑफकोर्स क्लरिकल पोस्ट थी, लेकिन मेरा जो सपना था कि मुझे जॉब मिल जाना चाहिए, उसके लिए मैं क्वालिफाई हो गई थी। लेकिन जब तक मैं सीएमए करने लगी थी, मेरा अपॉइंटमेंट लेटर आ गया जो मुझे पोस्टिंग दे रहा था आउट ऑफ नागपुर। तो मैं जाना नहीं चाहती थी, और मैंने घर में डिक्लेयर कर दिया कि मैं नहीं चाहूंगी, मुझे यहाँ सीएमए की पढ़ाई करनी है। एंड थैंक्स टू माय पेरेंट्स कि उन्होंने मुझे अलाउ किया कि ओके, डोंट ज्वाइन द बैंक एंड यू जस्ट डू योर स्टडीज। लेकिन ये पढ़ाई थोड़ी सी टफ होती है, पता नहीं कब पास होंगे कैसे होंगे, लेकिन उन्होंने मुझे अलाउ किया। उसके बाद पढ़ाई करते करते मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी दे रही थी। मेरा नागपुर आरबीआई में भी क्लरिकल पोस्ट के लिए लेकिन सिलेक्शन हो गया था। आरबीआई जॉब्स आर सपोज टू बी वेरी लिक्विडेटिव एंड वेरी सेफ। यहाँ तक कि मेरा सिक्योरिटी श्योरिटी के पैसे तक भर डाले थे, लेकिन तब तक मैं फाइनल पास हो गई एंड आई डिडंट जॉइन आरबीआई ऑल्सो। एंड देन आफ्टर कंप्लीटिंग माय सीएमए, जो मैंने पूरा सेल्फ स्टडी की थी एक्सेप्ट मैथ्स एंड स्टैट्स, बाकी सारी मैंने घर पे ही पढ़ाई की थी। तब तक लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का जमाना शुरू हो गया था, एलपीजी जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं। और मैंने एक नागपुर बेस्ड एविएशन कंपनी ज्वाइन की थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक पॉलिसी आई थी कि अगर एनआरआई इंडिया में एयरक्राफ्ट लाना चाहते हैं तो दे कैन ब्रिंग दैट एयरक्राफ्ट एंड दे कैन ऑपरेट एज ए पैरेलल टू इंडियन एयरलाइंस। और ये बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट था, बहुत नया था नागपुर में, और उस कंपनी में मुझे ज्वाइन होने का मौका मिल गया। वहाँ मेरा मेनली काम था फाइनेंस को देखना, और बैंक फाइनेंस लाना था तो नेचुरली प्रोजेक्ट रिपोर्ट करना था। तो मैंने बहुत सारी पढ़ाई की थी। डीजीसीए मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन क्या होता है, कैसे एयरपोर्ट पे जगह लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए, बहुत कुछ मैंने उसमें काम कर लिया था। somehow और that project couldn't work out because फाइनेंस का इश्यूज खड़ा हो गया। तो हमारे ओनर से हमें बता दिया कि चलो कोई बात नहीं है, विल परचेज 2 सेकंड हैंड एयरक्राफ्ट एंड विल स्टार्ट अवर ओन फ्लाइंग स्कूल। तो जिसके लिए फिर से मुझे पूरी पढ़ाई करनी पड़ी कि कैसे होते हैं, क्या होते हैं, उसके लिए सिमुलेटर कैसे लगते हैं, क्या करना पड़ता है। फिर हमारे ओनर ने बोल दिया कि जो एयरक्राफ्ट इंपोर्ट करने हैं उसके लिए हम कंपनी भी हमारी ही फॉर्म करेंगे। तो कंपनी फॉर्मेशन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का पूरे प्रोसीजर्स, पूरे रजिस्टर ऑफ कंपनीज के साथ फॉलो अप, एवरीथिंग एवरीथिंग मुझे पढ़ पढ़ कर करना पड़ा, क्योंकि तब नागपुर में भी बहुत लोग सलाह देने वाले नहीं थे। So that job gave me the lots of knowledge and confidence also. बट समहाउ वो प्रोजेक्ट भी वर्क होते हुए नहीं दिख रहा था, और आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू जॉइन नागपुर महिंद्रा एंड महिंद्रा। And I have been told in the interview itself that if selected, you will be the first lady to join us. And I got selected and I joined Nagpur Mahindra and Mahindra. लेकिन इन सब प्रोसेस में मेरा एक ही एम था
कि मेरे को एसोसिएट मेंबर बनना है मेरे इंस्टीट्यूट का। सिंस हमें आर्टिकलशिप मैंडेटरी नहीं थी, हमें जॉब के बाद मतलब सीएमए कंप्लीट करने के बाद कम से कम 3 साल एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया का एक्सपीरियंस लेना था, उसी के बाद ही एसोसिएट मेंबरशिप मिलती थी। तो मुझे ऑलमोस्ट 3.5 साल का एक्सपीरियंस मिल गया और मुझे एसोसिएटशिप मिल गई, तो मैंने मेरा महिंद्रा का जॉब छोड़ दिया एंड देन आई स्टार्टेड माय ओन प्रैक्टिस इन प्रोजेक्ट फाइनेंस। प्रोजेक्ट फाइनेंस में क्या होता था कि कंपनी को राइट फ्रॉम फाइलिंग द एप्लीकेशन टिल डिसबर्समेंट ऑफ मनी सारा काम मैं देखा क्या करती थी, जिसमें मैंने कई सारे प्रोजेक्ट किए थे, जिसमें 3 स्टार होटल से लेके दाल मिल, ऑयल मिल, कई डॉक्टर जिनको न्यूक्लियर आइसोटोप्स लगते थे उनके लिए प्रोजेक्ट फाइनेंस, सिविल के प्रोजेक्ट्स, ऐसे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स कर दिए थे। इन द मीनवाइल 98 में मैंने मेरी इंस्टीट्यूट जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी है ICMI इंडिया, मैं उनके नागपुर चैप्टर में कॉस्टिंग और अकाउंट्स पढ़ाना शुरू कर दिया। साथ साथ नागपुर के 2 MBA कॉलेजेस थे, वहाँ भी मैं पढ़ाने लगी थी। होटल मैनेजमेंट केटरिंग टेक्नोलॉजी LAD जो नागपुर में है, उनके एमटेक के लिए मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाने के लिए जाती थी। वहाँ मैं उनकी पेपर सेटर थी, पेपर वैल्यूअर थी, सब कुछ काम मैं वहाँ करती थी। इन सब पढ़ाई के करते वक्त ही मेरे को स्टूडेंट से रिक्वायरमेंट आने लगी कि मैडम आप बहुत अच्छा पढ़ाती हो, तो आप हमारे लिए एक्स्ट्रा कोचिंग देना शुरू कर दीजिए। सो आई स्टार्टेड माई कोचिंग एकेडमी, जहाँ मैं CMA, CA और CS तीनों को पढ़ाती थी। तीनों को इसलिए पढ़ाती थी क्योंकि 90% कोर्स कॉमन होता है, और बताने के बाद मुझे बहुत अच्छे लगेगी कि मेरे स्टूडेंट्स फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होते थे। तो ये मेरा सब चल रहा था। एट द सेम टाइम मैंने ये भी रियलाइज़ किया था कि अच्छा खाना हमने खाना चाहिए, तो घर पे भी सारी जिम्मेदारियां करती थी। घर का खाना फ्रेश और हेल्दी होता है, नो यूज्ड ऑयल, हेल्दी देसी घी, क्वालिटी रॉ मटेरियल, नो मैदा, नो सोडा। तो कहीं तो भी दिमाग में चल रहा था कि बाहर ये ऐसा खाना नहीं मिल रहा है, तो हमने हमारा एक खुद का यूनिट शुरू कर देना चाहिए जहाँ मैं ये सारी जिनकी ज़रूरत हो उनके लिए दे पाऊँ करके। 2017 मैंने फेसबुक ग्रुप्स पे मेरी रेसिपीज लिखना शुरू कर दिया, और 2018 जनवरी आई स्टार्टेड माय ओन रेणु रसोई। रेणु रसोई शुरू करने के बाद मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स आने लगा। इन मीन भाई मुझे संपर्क के बारे में पता चला। आई फर्स्ट विजिटेड एज अ विजिटिंग मेंबर। विजिटिंग मेंबर आने के बाद मैंने बता दिया कि मेरे को ये बहुत घर से दूर लग रहा है द्वारका आना। आई विल वेट फॉर यूर लक्ष्मी वेस्ट नागपुर चैप्टर। बट इन द मीन वाइल कैलाश सर ने मुझे धंतोली में अपना जो गुरुकुल ट्रेनिंग था उसके लिए 40 लोगों की ब्रांच ऑर्डर दे दी। वहाँ भी मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, और वन फाइन ने मुझे संपर्क से फ़ोन आ गया कि हम आपको अप्रिशिएट करना चाहते हैं, प्लीज़ द्वारका में मीटिंग करने आ जाइए। मैंने एज अ विजिटर मीटिंग अटेंड की थी अक्टूबर महीने में, एंड आई वेंट देयर फॉर द अप्रिसिएशन जो मेरा होने वाला था उसके लिए नवंबर सेकेंड हाफ की मीटिंग में। और वहाँ मुझे इतना पसंद आया कि मैंने सोचा कि नहीं सर, नाउ आई विल ज्वाइन संपर्क रेगुलरली, और मैंने द्वारका आना शुरू कर दिया। अब तो बात ये हो गई है कि रीत मैडम ने मुझे बीच में फ़ोन करके पूछा था कि मैडम वेस्टर्न चैप्टर शुरू हो रहा है, वेस्ट चैप्टर आप ज्वाइन करोगे? तो मैंने बोल दिया नहीं नहीं, मुझे मेरा महाराणा प्रताप वर्गी बहुत पसंद है, मैं वहीं आ जाऊंगी, क्या चाहे कितना भी दूर हो। संपर्क ने मुझे क्या नहीं दिया। 1 साल पहले रेणु रसोई का जो हाल था वो और अभी जो है वो, उसमें बहुत कुछ मेरे को कॉन्फिडेंस दे दिया है। वहाँ से मेरे को सारे मेंबर्स की तरफ से तो ऑर्डर्स मिलने लगे, लेकिन सबसे ज़्यादा एक्सपोजर मुझे मिला संपर्क रचना में। मैं उसके लिए बहुत थैंकफुल हूँ कैलाश सर को और सारी टीम को कि जिन्होंने मेरे ऊपर भरोसा जताया था। वहाँ मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स भी फेस करने पड़े, क्योंकि हमारा जो डेट्स थे उसी वक्त वो गजानन महाराज प्रगट दिन होने के कारण मेरे सारे कुक्स अवेलेबल नहीं थे। तो 3 अनकुक अनस्किल्ड कुक्स को लेके मैंने शो मैनेज किया, और वो उसी कारण मैनेज कर पाई क्योंकि हमारे सारे मेंबर्स ने मुझे बहुत अच्छा सहयोग दिया। आई एम वेरी थैंकफुल टू कैलाश सर, श्रेया मैम। मैं कितने नाम दूँ, मेरे को नाम लेना भी मुश्किल हो जाएगा, इतने सारे नाम हैं जिन्होंने मुझे वहाँ बहुत मोटिवेट किया, हेल्प किया। नॉट ओनली फ्रॉम आवर महाराणा प्रताप मेंबर, इवन फ्रॉम मतलब अपना जो शिवाजी ग्रुप है वहाँ से भी कई मेंबर से मेरी जान पहचान हो गई और मेरे को अच्छा सा बूस्ट मिल गया। ये सब करते करते ही अभी मेरा लॉकडाउन के बाद 2 महीने में सिर्फ किचन बंद था, अभी फिर से रेणु रसोई के ऑर्डर शुरू हो गए हैं। ओनली द थिंग इज दैट आई एम नॉट टेकिंग एनी आउटसाइड हेल्प फॉर प्रोडक्शन, वॉट एवर इज फूड ऑर्डर्स आर देयर आई एम प्रिपेयरिंग इट ऑन माई ओन। ये सब करते करते ही मैंने रोटरी क्लब ऑफ नागपुर फोर्ट भी ज्वाइन किया है। वहाँ तो मैं एज ए ट्रेजरर हूँ, वो मुझे नहीं बताना है, मुझे ये बताना है कि वहाँ हमारा एक प्रोजेक्ट है अंतर भारती नाम का। ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल के पास एक अंतर भारतीय आश्रम करके स्कूल है, वहाँ मैं एवरी सैटरडे
जो वहाँ के ऑरेंज सिटी एरिया के आसपास के बच्चे हैं उनको पढ़ाने जा रही हूँ पिछले 2 साल से। अभी ये कोरोना के कारण तो थोड़ा सा बंद हो गया है, अदरवाइज ये हमारा प्रोजेक्ट चल रहा था और बहुत मुझे मजा भी आ रहा था। अभी मैं लोकेश को रिक्वेस्ट करूंगी कि मैंने कुछ पावर पॉइंट स्लाइड्स लाई है वो मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। लोकेश जी स्लाइड्स प्लीज। यस, दिस इज माय ब्लॉग। रेणु लोकेश जी काफी पहले जाना है और इसके भी पहले। ओके, दिस इज माय ब्लॉग। हाँ यस, दिस इज माय रेणु कुलकर्णी का नाम, और मैं मेरे जो भी ब्लॉग पे रेसिपीज के फोटो होते हैं वो भी मैं ही खींचती हूँ और वही डालती हूँ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। दिस इज माय ब्लॉग renurasoi.com, जहाँ आपको इंग्लिश और मराठी में सारी वेज रेसिपीज मिलेगी। एंड इफ यू आर फॉलोइंग ऑल द इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली यू विल ऑलवेज गेट अ सक्सेस, नॉट अ फेल्यूर। नेक्स्ट प्लीज। यस, these are my blog reviews। मेरे ब्लॉग को 2 साल हो गए हैं एंड आई एम नॉट डूइंग मेनी मच मार्केटिंग बट आई हैव गॉट ऑलमोस्ट मोर देन 3,50,000 ब्लॉग व्यूज ऑल्सो। और काफी लोग मुझे बताते हैं कि आपकी रेसिपीज हमने ट्राई की और ऐसी बनी, अच्छी बनी। मेनी ऑफ देम आर देयर, आई हैव गिवन 4 ऑफ देम हियर। नेक्स्ट प्लीज। These are my फूड रिव्यूज, जिनको मैं सप्लाई करती हूँ उनको। अभी महालक्ष्मी थी तो महालक्ष्मी के वक्त भी मैंने काफी सारे ऑर्डर्स देने की कोशिश की थी और वो सारे रिव्यूज यहाँ आ गए हैं। मैं जो भी शेयर देती हूँ वो कई बार मतलब यूएसए और कहीं कहीं लोग भेजते हैं, वहां भी लोगों को सबको पसंद आ रहा है। नाउ दिस इज द लास्ट स्लाइड। लास्ट स्लाइड में है रेणु रसोई इन द न्यूज एज वेल एज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट रेणु कुलकर्णी इन द न्यूज। ये जो पहला दिख रहा है ऑरेंज एंड पाइनएप्पल मोदक, ये मेरी रेसिपी अभी अभी टाइम्स ऑफ इंडिया के बॉम्बे टाइम्स में 22 अगस्त को 24 अगस्त के न्यूज़पेपर में आ गई थी। और मुझे बहुत खुशी है कि उन लोगों ने मुझे खुद होकर कांटेक्ट किया कि मैम वी लाइक योर रेसिपीज एंड प्लीज शेयर इट विथ अस। एंड दिस इज अनदर न्यूज इन द हितवादा वेयर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी के मेरे इंस्टीट्यूट में मैंने काइजन एंड कॉस्टिंग पे लेक्चर दिया था, उसके एक तस्वीर और न्यूज रिपोर्ट थी तो वो मैं शेयर करना चाहती थी। थैंक यू फॉर गिविंग मी अ पेशेंट हियरिंग एज वेल एज थैंक यू लोकेश जी फॉर हेल्पिंग मी। थैंक यू। थैंक यू अन्नपूर्णा देवी जी। रेणु जी आपका